वेलकम फ्रेंड्स। एज पर द कमिटमेंट हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारे से टॉपिक ब्लड, जो कि हर एक कोर्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो, फिजियोथेरेपी हो, जैसा कि बताया गया था कि कुछ टॉपिक्स जो कॉमन टॉपिक्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली फॉर बिगिनर्स जो जस्ट मेडिकल प्रोफेशन में एंट्री कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लासरूम की वजह से, क्लासरूम की स्पीड मानो चाहे टाइम ड्यूरेशन मानो, उसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए हाजिर हूँ एक प्यारे से टॉपिक लेके। वेरी कॉमन टॉपिक ऑफ मेडिकल साइंस, ब्लड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है, जैसा कि आप सबको पता है ब्लड इज ए फ्लूइड। फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर ब्लड है क्या एक्चुअल में? अगर इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें या फिर आइडेंटिफाई, आई मीन टू से डेफिनेशन इसका देना चाहें या इसके बारे में बताना कि ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए फ्लूइड विच हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। करता क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के अंदर, या जो स्टोरेज यूनिट्स जहाँ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की है, उनको स्टोरेज यूनिट से उठा के बॉडी की हर सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का। ठीक है, फ्लूइड बहुत सारे होते हैं, बट इसको हम एक प्यारा सा नाम इसको हम दे सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे कि रेस्पिरेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट टास्क मानो या फिर फंक्शन मानो ऑफ द बॉडी, जो मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से रेस्पिरेशन की तरह है, जैसे कि हार्ट रेट बहुत जरूरी है। ये क्या है? इंसान को लिविंग रखने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बॉडी के, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है वाइटल फंक्शंस, ठीक है। वाइटल मतलब वेरी नेसेसरी, मतलब मैंडेटरी, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। उसी चीज को मेडिकल साइंस में वाइटल बोलते हैं। तो इसको भी हम, ये इंपॉर्टेंट फ्लूइड है टू मेंटेनिंग द लाइफ और टू सस्टेनिंग और टू कीपिंग द बॉडी अलाइव। बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फ्लूइड है जो काम आता है, इसलिए इसको हम वाइटल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब ब्लड को हम और किस नाम से जानते हैं? वाइटल फ्लूइड। एक होता है फ्लूइड फॉर हेल्थ, मतलब कि इंसान को हेल्दी रखने के लिए भी ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट टास्क रोल प्ले करता है ब्लड, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फ्लूइड फॉर हेल्थ। उसी के बाद में यही वो फ्लूइड भी है मेरे ख्याल से जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है पूरी बॉडी की सेल्स को। अगर सेल्स में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर टाइम पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? सेल ग्रोथ तो अल्टीमेटली बॉडी ग्रोथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, इसलिए बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो हम इसको ग्रोथ फ्लूइड के नाम से भी जान सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, ब्लड इज a fluid which circulates the nutrients from storage units to each and every cell of the body। मतलब स्टोरेज यूनिट से बॉडी के हर सेल तक का को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। वाइटल फ्लूइड, ग्रोथ फ्लूइड एंड फ्लूइड फॉर हेल्थ। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। मैं ये जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि कोई भी ऑर्गन है तो उसकी स्ट्रक्चर की बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है। कोई भी टिश्यू है उसकी स्ट्रक्चर की बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे या हम ये देखेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड कौन सा स्ट्रक्चर है। लेट्स, जैसा कि आप सबने एक चीज देखी होगी कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखा हूं, सेल। मेडिकल साइंस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो क्या है? इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब इनिशिएशन ऑफ द टोटल बॉडी यहीं से इसी के कॉम्बिनेशन से होगा। मतलब सबसे छोटी यूनिट और सबसे कार्यात्मक यूनिट क्या है? सेल। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यूज। फाइन, दो से अधिक सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यूज। इसी तरीके से दो से अधिक टिश्यू या बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो पैन लाइफ मेडिकल साइंस में आपको काम आने वाली है। जस्ट फोकस एट हियर।
बहुत सारे ऑर्गन या दो से अधिक ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम। और मोर देन टू सिस्टम या बहुत सारे सिस्टम जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर किसका कंट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सारे सिस्टम कंट्रीब्यूट करके क्या बनाते हैं, या बॉडी किससे मिलकर बनती है, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है सेल, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं बॉडी। चलिए अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्लड क्या है, इनमें से ब्लड क्या है, ब्लड इज बॉडी, ब्लड बॉडी है, ब्लड सिस्टम है, ब्लड ऑर्गन है, ब्लड टिश्यू है, तो ब्लड सेल है। हमें यही पता करना है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर, मैंने एक टर्म दिया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसकी स्ट्रक्चर, ब्लड की। ब्लड की क्या स्ट्रक्चर है, हमें वही पता करना है। या ब्लड किस टाइप की स्ट्रक्चर है, लेट्स स्टार्ट। सेल, अगर मैं कहूँ कि ब्लड सेल है, तो ब्लड में ऑलरेडी बहुत सारी सेल्स हैं, लाइक दैट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फाइन। तो मतलब बहुत सारी सेल या दो से अधिक सेल्स मिल गई, तो ऑब्वियसली अगर मोर देन टू सेल्स कंबाइनिंग, तो क्या बना देगी, टिश्यू, फाइन। अब आपने सुना है, मतलब आपको क्या लगता है, ब्लड एक ऑर्गन लगता है, या ब्लड में बहुत सारे, ये मान लिया हमने कि ब्लड क्या है, टिश्यू। अब टिश्यू है, लेकिन बहुत सारे टिश्यूज हैं उसके अंदर, ब्लड ऑलरेडी खुद एक टिश्यू है, उसके अलावा कौन सा टिश्यू है जो मिलकर ऑर्गन बनाएगा, उसके साथ में और कोई टिश्यू नहीं है, वो ऑलरेडी एक सिंगल टिश्यू है। यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन के बाद में एक टिश्यू बना है, जिसको हम ब्लड बोलते हैं। मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्लड, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब मिलकर क्या बना दिया, एक टिश्यू बना दिया, मतलब सेल्स मिलकर बना दिया टिश्यू, उस टिश्यू को हमने नाम दे दिया ब्लड। ठीक है, चलिए तो ये आइडेंटिफाई होगी कि ब्लड क्या है। ब्लड सेल नहीं है, और ये भी हमें पता है कि ऑर्गन भी नहीं है, इसके बाद सिस्टम भी नहीं है, और बॉडी भी नहीं है। हाँ, ये ब्लड मिलकर बहुत सारी चीजों से मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा बॉडी बनाने के लिए। चलिए अब टिश्यू, अब हम देख रहे हैं कि टिश्यू भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो ये कौन सा टिश्यू है, लेट्स आइडेंटिफाई, फोकस इट हियर। जैसा मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में इस पर पर्टिकुलरली डिस्कस किया जाएगा, पर अभी मैं बता रहा हूँ टिश्यूज क्या है। टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है, आपको पता है 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, सेकंड वन इज नर्वस टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए बात करते हैं एपिथेलियल। बॉडी की किसी भी कवरिंग, कोई भी कवरिंग हो, चाहे अंदर की कवरिंग हो, चाहे किसी भी ऑर्गन के बाहर की कवरिंग हो, कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू, कभी भूलिएगा नहीं। दूसरी चीज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, अपने जो नर्वस सिस्टम है, जो अपना जो ब्रेन है, जो अपना माइंड है, इसकी जितने भी टिश्यूज या जितने भी ऑर्गन्स बने होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, नर्वस टिश्यू से। ठीक है। तीसरा मस्कुलर, जितने भी अपनी बॉडी बिल्डिंग या जो बोन्स के ऊपर जो मसल मास या जो मसल मास जो इकट्ठा होता है, वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, मस्कुलर टिश्यू से। ठीक है। और फोर्थ वन इज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में बहुत अच्छा सा कंटेंट है, आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से ब्लड किसी की कवरिंग कर रहा है, नहीं, इट मीन्स एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। ठीक है। दूसरा, ब्लड क्या ब्रेन का पार्ट है, नहीं, पर्टिकुलरली ब्रेन का पार्ट ब्लड नहीं है, तो नर्वस टिश्यू भी मैं हटा दे रहा हूँ। तीसरा मस्कुलर, ब्लड कोई मस्कुलर मतलब कोई मसल बना रहा है, नहीं, तो मैं मस्कुलर टिश्यू को हटा दे रहा हूँ। अपने पास चौथा कौन सा था, कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं कहूँगा ब्लड क्या है, टिश्यू, और टिश्यू में कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। गॉट माय पॉइंट। चलिए अब मैं बताता हूँ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को क्यों बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गई। स्ट्रक्चर में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ब्लड, हमें ये पता चल गया कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब हम इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, लेट्स आइडेंटिफाई दिस। कनेक्टिव टिश्यू ये वो स्ट्रक्चर या वो फ्लूइड है जो बॉडी में मोर देन 2 ऑर्गन्स या बहुत सारे ऑर्गन्स या बहुत सारे सेल्स को सप्लाई करके 2 या 2 से अधिक सिस्टम्स को
के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है आइए बताता हूँ। सबसे पहला लंग्स और सेल्स के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, किस की वजह से? गैस एक्सचेंज की वजह से, गैस ट्रांसपोर्ट की वजह से। लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है उसको सप्लाई करता है सेल्स तक, और सेल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लाता है लंग्स तक। लंग्स से O2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सप्लाई होता है, वो कहाँ तक करता है? सेल्स तक। किसके द्वारा जाता है? ब्लड के द्वारा। उसी तरीके से जो सेल्स के अंदर जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो CO2 मतलब एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलती है, जो CO2 बाहर निकलती है उसको, अब सेल्स के पास में कुछ ऐसा है नहीं कि वो एक्सक्रीट कर दे, तो वो क्या करता है, जो CO2 बनी होती है सेल्स के अंदर उसको लंग्स तक पहुंचाता है, और लंग्स अपना काम करता है, वो एक्सपायरेशन थ्रू CO2 को बाहर निकाल देता है। तो क्या हुआ, लंग्स और सेल्स के बीच में कनेक्शन का काम किया, दैट्स व्हाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए और बताता हूँ। लंग्स के बारे में जितनी भी स्टोरेज यूनिट्स है, स्टोरेज यूनिट्स और सेल्स के बीच में कनेक्शन कैसे? देखो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन होता है अमीनो एसिड की फॉर्म में, फैट होता है फैटी एसिड की फॉर्म में, शुगर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ये सब इनकी सबकी पर्टिकुलर अलग अलग स्टोरेज यूनिट है, सब बताऊंगा मैं। अभी बस यहाँ फोकस करिए कि स्टोरेज यूनिट और सेल्स के बीच में आपको रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल्स में स्टोर होता है और लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो उस मसल से और लीवर से उठा के सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। तो मतलब मसल्स और सेल्स के बीच में एक कनेक्शन या कम्युनिकेशन इसने एस्टैब्लिश किया, इसी वजह से हमने क्या बोला, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू। फाइन। थर्ड वन, तीसरा क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करवाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, CO2 का एग्जांपल देखें, वेस्ट रिमूवल, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क इसका है। वेस्ट रिमूवल कहां से? सेल से। मैं जो एरो लगा रहा हूँ, एरो का ध्यान रखिए, सेल से वेस्ट रिमूवल कौन करवाता है? ब्लड। कैसे बताता हूँ। जैसे ब्लड का मतलब सेल्स ने मेटाबॉलिज्म किया, उसके बाद में क्या बना, जैसे CO2 बन गया, CO2 को कहाँ पहुँचाएगा? CO2 को कहाँ पहुँचाएगा? ब्लड तक। कौन पहुँचाएगा? सॉरी, CO2 कहाँ पहुँचाएगा? लंग्स तक। कौन पहुँचाएगा? ब्लड। जब ब्लड CO2 को लंग्स तक पहुँच रहा है तो वो क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ही कर रहा है ना, मतलब CO2 क्या वेस्ट ही, अपनी बॉडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, उल्टा टॉक्सिक है, तो उसको निकाल के कहाँ पहुँचा रहा है? लंग्स तक, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट आफ्टर दिस। जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सबका पर्टिकुलर यूनिट्स के द्वारा मतलब यूनिट्स तक ले जाके छोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड। जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, ये तो कुछ चीजें हैं जो सेल्स से उठा के कहाँ तक पहुंचाते हैं? किडनी तक। कौन? ब्लड, ठीक है। क्या किया, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स किसने करवाया? ब्लड ने। सेल्स से उठा के तो ब्लड ही लाया ना, और पर्टिकुलर ऑर्गन जहां से उसका एक्सक्रीशन होना है वहां तक पहुंचा है। इट मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसलिए हमने इसको क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू। गॉट माय पॉइंट? चलिए समझ में स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्शन स्ट्रक्चर। पहले हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की, उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर की बात की, तीसरा हम बात करें पोर्शन। बताता हूँ पोर्शन क्या है। पोर्शन और कंट्रीब्यूशन, पोर्शन और कंट्रीब्यूशन यही लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी लगे। अरे कंट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो क्या? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी चीज में योगदान देना। मान लो कहीं हमने वो पार्टी देनी है, किसी को पार्टी देनी है, और हम 10-15 लोग या जो हमारे ग्रुप के लोग वो बैठे एक जगह, उन्होंने प्लानिंग की, बोले कि हम बोलते हैं ना हमने इतने तरह का कॉन्ट्री की। वो कॉन्ट्री है, वो कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ से है, CONTRI, ठीक है। ब्यूशन मतलब आजकल की जो लैंग्वेज चल रही है, जैसे हाँ को हम, उस वाली लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लोगों ने कर दिया कॉन्ट्री, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? मतलब कि कुछ भी एक टोटल एंटायर चीज के अंदर हमारा कितना योगदान है, वो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। और वही एक तरीके से अगर कहूँ तो पोर्शन है,
मतलब किसी बड़ी चीज़ का छोटा पोर्शन या उस किसकी वजह से जो जितना भाग पार्टिसिपेट कर रहा है वो पोर्शन हो गया। तो हम यहाँ ब्लड की बात करेंगे, ब्लड का पोर्शन और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो टोटल बॉडी के अंदर ब्लड का कितना पोर्शन है या ब्लड का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये हम स्पेशली बात करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ वेट। ठीक है, लेट्स कम हियर पोर्शन और कंट्रीब्यूशन। तो हम बात करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ वेट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना ब्लड होता है, तो सिंपल सी गणित बता रहा हूँ आपको। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के अंदर 7 से 8%, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, जितना भी बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% कौन कंट्रीब्यूट करता है? ब्लड। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसका पोर्शन और कंट्रीब्यूशन हो गया किसका? ब्लड का। किसके लिए? टोटल बॉडी के लिए। टोटल बॉडी के लिए ब्लड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 7 से 8%। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, किसी इंसान या कोई भी अडल्ट है या कोई भी ह्यूमन है जिसका वेट है 60 kg। फाइन, समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी ह्यूमन का वेट है 60 kg। अब हमें निकालना है कि इसका ब्लड कितना है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हो 7 से 8%, 60 का 7% कितना हुआ? 42। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 4200। क्यों? क्योंकि ब्लड है और लिक्विड है तो ऑब्वियसली ml में निकलेगा ना। इसी तरीके से 8% निकालेंगे तो कितना हो गया? 8 6 48, 4800 ml। तो मैं ये कहूँ कि 60 किलो के इंसान के अंदर एक ऑन एन एवरेज 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड कितना हुआ? 4200 से लेकर 4800 ml। अगर इसको हम ml को लीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना हुआ? 4.2 लीटर से 4.8 लीटर। ठीक है, 60 किलो के इंसान में ये इसका ब्लड का पोर्शन या कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए इसी के साथ में अब हम बात करते हैं इसी वेट के पोर्शन के अंदर एक छोटा सा और आपको टॉपिक बताता हूँ। देखो, अडल्ट मेल एम, मैं मेल के लिए लिख रहा हूँ, एफ फीमेल के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अडल्ट मेल में याद रखिएगा 5 से 6 लीटर ब्लड कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड का पोर्शन होता है जो कंट्रीब्यूट करता है टोटल बॉडी में। ठीक है, ये समझ में? इसी के साथ में एक और ट्रिक बताता हूँ। मैं कुछ कंटेंट आपको ऐसे दे रहा हूँ जो आपकी स्टडीज के अंदर कहीं भी आपको वीक नहीं पड़ने देना। ठीक है, ये मेरा पूरा कोशिश रहेगी। बात कर रहा हूँ, वेट की बात चल रही है। अब हमने नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेके देख लिया, मेल फीमेल का देख लिया। अब कौन बचा? बच्चे न्यूबॉर्न। अगर हम न्यूबॉर्न की बात करेंगे तो अच्छा सा रामबाण दे रहा हूँ। न्यूबॉर्न के अंदर कितना वेट होता है? ब्लड का कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। न्यूबॉर्न के अंदर 80 ml पर kg बॉडी वेट, ये न्यूबॉर्न का ब्लड का कंट्रीब्यूशन है। 80 ml पर kg, 80 ml पर kg। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूबॉर्न है जो एट बर्थ उसका वेट है 3 किलो, अगर एक न्यूबॉर्न है जिसका बर्थ वेट है 3 किलो, तो ब्लड का कंपोजिशन कितना होगा? अगर हम 3 किलो के हिसाब से 1 किलो में कितना आ रहा है? 80 ml पर kg के हिसाब से 80 ml 1 किलो में, 2 किलो में 160 ml और 3 किलो में 8 या 24 240 ml। अगर कोई एक न्यूबॉर्न है जिसका बर्थ वेट 3 kg है, तो उसका ब्लड का पोर्शन या कंपोजिशन होगा 240 ml। कैसे निकालें? आपको पता है 80 ml पर kg के हिसाब से 3 किलो का निकालेंगे तो 8 या 24 240 ml ब्लड होगा न्यूबॉर्न में ऑन बर्थ, अगर वेट है 3 किलो। यहाँ तक समझना है? चलिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसको राइट हियर कर सकते हैं, है ना? पहले हमने बात की ब्लड का जनरल आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोडक्शन, उसके बाद में स्ट्रक्चर, तीसरी हमने बात की कंपोजिशन या पोर्शन, चौथी हम बात करेंगे पीएच। ठीक है,
डीप में नहीं बताऊंगा कि पीएच क्या होता है, लेकिन हाँ इतना बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, पीएच क्या है, ये एक स्केल है, आपने देखा होगा स्केल है, किस चीज का स्केल है बताता हूँ, देखिए ये एक स्केल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक, क्या काम आता है पीएच स्केल? काम आता है, इट्स ए स्केल used for the measurement of acidity and alkalinity of a substance। किसी भी चीज, किसी भी तत्व, किसी भी लिक्विड का ये देखना कि ये एसिड है कि ये बेस है यानी एल्कलाइन है। बेस और एल्कलाइन सेम चीज होती है। ठीक है, वो दोनों एक नाम है, मतलब एक ही इंसान का नाम है बेस और उसी का नाम है एल्कलाइन। तो हमें किसी भी सब्सटेंस या लिक्विड की ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड है कि ये बेस है, तो हमें इसके लिए कौन सा स्केल काम में लेते हैं? पीएच स्केल। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट से देखिएगा, लंबा टॉपिक है, बाद में अलग से डिस्कस किया जाएगा, अभी उतना बता रहा हूँ जितना आपको काम आएगा। ठीक है, 7 पीएच कितना होता है? जो 7 होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, मतलब ये ना एसिड है ना बेस है। ठीक है, 14 जो है ये है एल्कलाइन, इसी को हम बोलते हैं बेस। ठीक, 0 क्या है? एसिड। ठीक, कुछ चीजों की पीएच बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो 0 पीएच होता है, 0 पीएच किसका होता है? बैटरी एसिड। ठीक है, जो 14 पीएच होता है किसका होता है? ड्रेन क्लीनर। ड्रेन क्लीनर, उसके बाद में न्यूट्रल, इंपॉर्टेंट चीज ये है, न्यूट्रल पीएच किसका पीएच न्यूट्रल होता है बताइए? प्योर वाटर, शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। ठीक है, प्योर वाटर, शुद्ध पानी का पीएच होता है 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। ठीक, ये इतना, चलो इसको रिमूव कर देना क्योंकि आपको पास स्पेस मिल जाएगा इसको रिमूव करने से। ठीक है, प्योर वाटर। अब हम बात करेंगे ब्लड की पीएच की। तो ब्लड की पीएच याद कर लीजिएगा, स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, एल्कलाइन मतलब क्षारीय। ठीक है, ये तो पता है ना, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं और एल्कलाइन को हिंदी में क्षार बोलते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये स्वाद में तीखे होते हैं। बट माय फ्रेंड, चलिए अब मैं बात कर रहा था प्योर वाटर की पीएच होती है न्यूट्रल 0, मतलब सॉरी 7। ठीक है, और ब्लड की पीएच कितनी होती है? स्लाइटली एल्कलाइन या स्लाइटली बेसिक। कितनी होती है बता रहा हूँ। ब्लड की पीएच होती है नियर अबाउट यहाँ, नियर अबाउट यहाँ, यहाँ कितनी है? 7.35 से 7.45। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 7.35 से 7.45 ब्लड की एग्जैक्ट स्टैंडर्ड एक रेंज होती है पीएच की। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए इसके बाद में बात करते हैं प्योर वाटर, मैंने आपको बताई थी। और कुछ चीजें जैसे यूरिन की पीएच होती है 6, ब्रेस्ट मिल्क की होती है 6.8 के लगभग, 6.6। ठीक है, यूरिन की 6 और ब्रेस्ट मिल्क की 6.6 पूरा बताएंगे बाद में, जब सेपरेट टॉपिक पीएच उठाएंगे तो आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस सब आएगा, डोंट वरी। अभी जितना बता रहा हूँ जितना हमारा उतना देखिए। ठीक है, ये हो गया पीएच। अब हम बात करते हैं इसी पीएच में एक देखो, ये एक चीज और बता देता हूँ। जैसे जैसे पीएच 7 से कम होती जाएगी, 7 से 0 की तरफ आएगी, तो वो सब्सटेंस या वो चीज एसिडिक होती जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिडिक, एसिड। ठीक है, और जैसे जैसे पीएच 7 से 14 की तरफ मूव करेगी, वो क्या हो जाएगी? बेसिक या एल्कलाइन। अब फॉर एग्जांपल 8.3 कौन सी, मतलब पीएच है तो कौन सा सब्सटेंस होगा? 8.3, 8 किधर है? 7 से 14 की तरफ, 8 यहाँ होगा नहीं भाई, तो ये क्या हुआ? एल्कलाइन। ऐसे देखिए 6.1, 6.1 तो इधर मतलब 7 से कम होगा, तो यहाँ होगा 6.1, वो क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। इतना समझ में आया? चलिए ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ये ब्लड की नॉर्मल पीएच है 7.35 से 7.35 से 7.45। ठीक है,
चलिए इसे हम बात करते हैं। अब एक बॉडी की रेफरेंस रेंज होती है, पीएच की रेफरेंस रेंज या रेंज ऑफ कंपनसेशन, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे बॉडी का 7.35 से 7.45 नॉर्मल है, ऐसे बॉडी की जो सेल्स होती है उनकी एक रेंज होती है काम करने की, वो होती है 6.8, ठीक है, और इधर होती है 7.8, ठीक है। ये जो रेंज है 6.8 से लेके 7.8, अगर बॉडी की पीएच हो जाती है, कुछ भी बहुत सारे इश्यूज है, मतलब बहुत सारी डिजीज कंडीशन बाद में फर्दर बताऊंगा, बोला ना पीएच पढ़ाऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। 6.8 से 7.8 का पीएच में अगर बॉडी रहती है, सेल्स होती है, तो बॉडी उसको कंपनसेट करती है। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट सिस्टम, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, सब मिलजुल के कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन कहाँ तक कंपनसेट करेंगे, अगर बॉडी की पीएच 6.8 तक आती है, इधर से हाथ से नीचे, और अगर आगे अल्कलाइन में 7.8 तक जाती है, तो बॉडी इसको कंपनसेट कर सकती है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इस रेंज को रेंज ऑफ कंपनसेशन, रेंज ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। अब देखिए काम कीजिए, अगर बॉडी की पीएच 6.8 से और कम हो जाए, अगर बॉडी की पीएच 6.8 के और इधर चली जाए, या फिर बॉडी की पीएच 7.8 से आगे चली जाए, 7.8 से ज्यादा हो जाए या 6.8 से कम हो जाए, यानी या तो इस तरफ चली जाए या फिर इस तरफ चली जाए, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर, बॉडी की सेल्स में इरिवर्सिबल चेंजेस आना चालू होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जो वापस से कंपनसेट नहीं किए जा सकते हैं, या फिर जिनको वापस से रिटर्न या रिवर्ट नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो। ये चीज बताने के लिए मैंने आपको बताया कि ये रेफरेंस रेंज ऑफ कंपनसेशन ऑफ पीएच इन बॉडी, अगर 6.8 से कम और 7.8 से ज्यादा होती है, तो बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाती है और सेल डेथ होना, अल्टीमेटली सेल डेथ होना चालू रहती है, ठीक है। सेल डेथ, सबसे पहले सेल डेथ होती है ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन आपको पता है, सब बताऊंगा बाद में, बड़ा क्रूशियल ऑर्गन है। ये पीएच समझ में आया। पहला हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा हमने पढ़ा पोर्शन या कंपोजिशन, चौथा हमने पढ़ा पीएच ऑफ द ब्लड। इसके बाद में हम पांचों पॉइंट देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक होता है, बहुत डीप में इसको नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, बाकी सब आप पढ़ के आए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टास्क, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसको डीप में जाके फालतू चैप्टर को लेंदी करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम रिलेटिव ग्रेविटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिस चीज की जितनी ज्यादा डेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ज्यादा, जितना हल्का उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी कम, ठीक है। जैसे हमने, अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब कम और ज्यादा के लिए कोई स्टैंडर्ड तो चाहिए हमें। जैसे मान लो हमने 7 को क्या माना, न्यूट्रल, इसीलिए हमने 7 से कम को एसिडिक माना और 7 से ज्यादा को बेसिक या अल्कलाइन माना। उसी तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्टैंडर्ड ऐसे लिख दे रहा हूं मैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1। और हमने किसकी मानी है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी मानी, वाटर की, किसकी मानी, पानी, ठीक है, वाटर की। चलो एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई जो आपको याद रखनी है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1, ठीक है। अब हम जितना भी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी चीज की अगर हमने निकालनी हो या कुछ देखना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका वाटर के स्टैंडर्ड को लेकर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड की देखते हैं, ब्लड, या इसका एक आपको ट्रिक बताता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर कोई भी चीज जो पानी से हल्की है, पानी से हल्की यानी लाइट है, लाइटर है, पानी से अगर हल्की है, लाइटर है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगी, लेस देन 1। और अगर कोई भी सब्सटेंस फ्लूइड जिसकी डेंसिटी यानी जो गाढ़ापन है, अगर वो पानी से ज्यादा गाढ़ा है या भारी या हैवी है, अगर पानी से भारी है या पानी से हैवी है कोई भी फ्लूइड, जैसे शहद
जैसे ब्लड, ठीक है, ये सब चीज़ें, किसी चीज़ें जैसे चीनी, चाशनी, तो क्या होता है। लेकिन हम उनकी बात नहीं करें, हम बात करेंगे मेडिकल साइंस के ना। मेडिकल साइंस की बात करें तो हम यहीं पे इसी के बारे में बात करेंगे, जहाँ के आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आए। तो ब्लड है ऑब्वियसली पानी से गाढ़ा होता है। क्यों? ब्लड सेल्स, बहुत सारी उसमें सेल्स आती है, प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है, ठीक है। जब पानी से वो गाढ़ा है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ऑब्वियसली पानी से ज़्यादा होगी। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? एक। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? एक। तो फिर जो जो चीज़ पानी से भारी होगी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? मोर देन वन। ये साइन तो आपको समझ में आ रहा है ना, मोर देन वन और लेस देन वन, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। जो चीज़ पानी से भारी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? एक से ज़्यादा। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड की। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? एक से ज़्यादा होगी, तो 1.052 से लेकर 1.062। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे लिटरेचर में आपको अलग अलग रेफरेंस मिलेगी, लेकिन एक एग्जैक्ट या एक नियर अबाउट द एग्जैक्ट आपको डाटा दे रहा हूँ जो सब जगह एक्सेप्टेबल है, बहुत सब मोस्टली सब लिटरेचर्स में एक्सेप्टेबल है, आपको याद रखना है, ठीक है। 1.052 से लेकर 1.062, ठीक है, इतना समझना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम, ये ब्लड के कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे ब्लड, जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्लड एक इम्पोर्टेंट फ्लूइड है, मतलब कि वाइटल फ्लूइड है, तो इसके कुछ फंक्शंस भी होंगे, हम बात करेंगे फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शंस याद करने का तरीका बताऊंगा। मेन फंक्शन बताता हूँ, 3 फंक्शन इसके आएंगे, टी पी आर, ठीक है, या कुछ लोग इसको टी आर पी से भी याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे टीवी चैनल की क्या होती है? टी आर, तो आप वहां से भी याद कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्ट। दूसरा काम क्या है? प्रोटेक्शन। तीसरा काम क्या है? रेगुलेशन, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको तीनों फंक्शन, जो वाइटल, जो मेजर फंक्शन है ब्लड के, उनके बारे में इन शॉर्ट बता रहा हूँ। फर्दर जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे, टॉपिक हमारा प्रोसीड करेगा, उसमें जब जहाँ जो नीड लगेगा मैं आपको वहाँ पे फर्दर चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लगा कि उसका नीडेड है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। जैसे पीएच का लगा कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, मैंने उसको पीएच को एक्सप्लेन किया। वैसे ही अभी इन जनरल मैं बता रहा हूँ तीनों के बारे में, बाद में फर्दर जब जरूरत पड़ेगी या टाइम के हिसाब से या टॉपिक की डिमांड के हिसाब से मैं आपको इन सब के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलो ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड? फेफड़े से एक गैस को उठा के, यानी ऑक्सीजन को उठा के कहाँ पहुँच जाता है? सेल्स में। और सेल से CO2 को उठा के कहाँ पहुँच जाता है? वापस से फेफड़े में, फॉर द एक्सक्रीशन, फॉर एक्सपायरेशन, फाइन। तो सबसे पहला है गैस ट्रांसपोर्ट, ठीक। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट मतलब अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इन सबको क्या करता है ब्लड? इनकी स्टोरेज यूनिट से उठा के कहाँ पहुँचाता है? सेल्स तक। तीसरा इसके बाद में वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो चीज जिस सीक्वेंस में दे रहा हूँ, कोशिश करना उसको वैसे ही याद रखने की या उसको वैसे ही समझने की। बाद में आराम से उसको लिख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा टॉपिक रेडी हो जाएगा। फॉर एवरी स्ट्रीम, आप चाहे कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, ठीक है, टारगेट वही है कि कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो मेडिकल स्टडी से रिगार्डिंग, आपको पूरी हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। चौथा, ट्रांसपोर्ट किस चीज का करता है? हॉर्मोन्स, ठीक है। 3 चीज मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी, चौथा भी आपको बताऊंगा। सबसे गैस के अंदर हम क्या क्या देखा हमने? गैस कौन कौन सी गैस का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड? गैस पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक, ठीक है। CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स से उठा के लंग्स तक, ठीक है, समझ में आ रहा है?
सेल से उठा के जब CO2 बनेगा उसको भी तो कहीं पहुंचाना चाहिए वापस बाहर निकालने के लिए। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि वो लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से फिर क्या होता है, CO2 वो सब बाहर बाहर निकल जाती है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सबसे पहले शुगर, जो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज को आप उसकी स्टोरेज यूनिट से उठा के सेल्स तक, बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फंक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ब्लड। दूसरा प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन। तीसरा फैट। अब आपको बताता हूँ इनकी जो स्टोरेज फॉर्म या जो सप्लाई वाली जो फॉर्म होती है। अब प्रोटीन ऐसा थोड़ी कि प्रोटीन पूरा उठ के 2 ग्राम चला जाएगा। सेल्स का जो कोर्स होता है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक पर्टिकुलर उसके पोर्स बने होते हैं। वो एक फिक्स माइक्रोन्स या एक फिक्स डायमीटर के जो एलिमेंट्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं उन्हीं को एंट्री प्रोवाइड करती है। तो ग्लूकोज चीनी थोड़ी डाल देंगे कोशिका के अंदर, उसका कुछ कंपोजिशन होता है और कुछ एटम होता है छोटा, या कुछ कोई फॉर्म होती होगी जो स्टोर भी होती है और जो वहां पे सप्लाई भी की जा सकती है। तो शुगर किस फॉर्म में सप्लाई होता है, ग्लूकोज। सबसे छोटा मॉलिक्यूल शुगर का ग्लूकोज, ठीक है। तो शुगर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज। प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट्स जो मतलब ज्वाइन होके प्रोटीन बनाती है। ऐसे ही फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है, फैटी एसिड्स, ठीक है। समझ में आया, ट्रांसपोर्ट में पहला गैस का, दूसरा न्यूट्रिएंट, तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया था आपको, वेस्ट प्रोडक्ट में तो हम इसी को समझ सकते हैं कि CO2 जो सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहा है या जो एज ए एक्सक्रीशन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको उस CO2 को उठा के कहाँ डालना, लंग्स तक। CO2 को लंग्स तक डालना। ऐसे ही यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बहुत सारे यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। इन सबको ब्लड या जो वेस्ट प्रोडक्ट जहां जनरेट हो रहा है वहां से उठा के उसकी एक्सक्रीटरी यूनिट, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड के लिए मोस्ट प्रेफरेबली किडनी तक को, किडनी में ले जाकर ड्रेन कर देता है। अब किडनी का क्या काम है, फिल्ट्रेशन करके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके क्या करना है, जो यूरिया यूरिक एसिड जो एक्स्ट्रा है उसको निकालना है बाहर, जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, जो वेस्ट है बॉडी के लिए, वो हार्म करेगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको उनके रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं कि इसका एक्सक्रीशन कहाँ से करना है उसको वहां पहुंचाना। जैसे CO2 का, अब CO2 किडनी के थ्रू तो निकलेगी नहीं ना, CO2 तो लंग्स के थ्रू ही निकलेगी, फेफड़ों के थ्रू। वैसे ही यूरिया और यूरिक एसिड किडनी के थ्रू निकलेंगे, तो मतलब उनको अपनी रेस्पेक्टेड स्थान जगह पहुंचाना किसका काम है, ब्लड का। तो वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट भी किसका काम है, ब्लड का। ऐसे ही हॉर्मोन्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हॉर्मोन्स आपने पढ़ा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। मतलब कुछ नंबर्स में एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन भी है, वो और बहुत सारी सेल्स होती है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। वो अपना प्रोडक्ट निकालती है, वो उन्होंने अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, लेकिन उनका टारगेट साइट भी तो होती है ना, उनको उस हार्मोन को कहाँ काम करना है, उस हार्मोन को एक पर्टिकुलर जगह काम करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, वो कैसे पहुंचेगा उस जगह तक, उसका काम कौन करता है, ब्लड। जो भी ऑर्गन मतलब जो भी ग्लैंड है जहाँ से उसका सीक्रेशन निकल रहा है उसको हार्मोन बोल रहे हैं, उस हार्मोन को वहां से पिक करके उसकी रेस्पेक्टेड साइट या टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड। समझ में आया इतनी चीज। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन निकल रहा है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब उस हार्मोन को थायराइड तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड। समझ में आया, ये चीजें बता रहा हूं। तो पहला फंक्शन हमने देखा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इतना समझ में आया। इसको मैं रीड कर देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो इसका। आपके नोट्स भी इसके साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। आफ्टर दैट दूसरा फंक्शन हम देख लेते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस तरीके से, प्रोटेक्शन ब्लड प्रोटेक्शन का काम भी करता है, कैसे करता है इसी के बारे में हमको आगे देखना है। सबसे पहला फॉर एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि ब्लीडिंग हो गई, कहीं से कहीं कट हो गया, कहीं पर कट मार्क हो गया मेरी उंगली पे और यहाँ से ब्लीड कर रहा है, और अगर ये और कहीं मेजर आर्टरी कट हो गई
तो फिर ये क्या होगा, और ज्यादा ब्लीड करेगा। अब ब्लीड इतना ज्यादा कर रहा है कि चांसेस बन रहे हैं किसके, हेमरेज के। अगर ब्लीड एक्सेसिव ब्लीड हो रही है, अगर एक्सेसिव ब्लीड कर रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से चांसेस ऑफ हेमरेज, अब हेमरेज के चांसेस, उसका प्रोटेक्शन कौन करता है, उसका प्रोटेक्शन कौन करता है, ब्लड। अब कैसे करता है, एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किसका पार्ट होती है, ये किसकी सेल्स होती है, ब्लड सेल्स। प्लेटलेट किसकी सेल होती है, ब्लड की सेल्स। ये प्लेटलेट्स क्या करेगी, उस जगह पे पहुंच जाएगी जहां पे ब्लीडिंग हो रही और उसके बना कर देगी क्लोटिंग। इन्हीं के साथ में ब्लड में कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, क्लोटिंग का काम करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स। जो फैक्टर क्लोटिंग का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर। तो इन प्लेटलेट्स के साथ में वो भी इंजरी साइट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स। ऐसे क्या करते हैं, ब्लीडिंग को हेमरेज में कन्वर्ट होने के या हेमरेज होने के चांसेस को कौन प्रिवेंट कर रहा है, ब्लड, ऑब्वियसली बाई प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर्स। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे कि आपको पता है WBC शरीर के प्रहरी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, WBC, ठीक है। तो WBC क्या करती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आया, उसके मतलब फॉरेन पार्टिकल अंदर आया, उससे अपनी सिक्योरिटी या अपनी सुरक्षा करती है। कौन काम करता है, WBC। कैसे करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। कोई भी माइक्रोब्स या एंटीजन अंदर आया, एक पर्टिकुलर उसके लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन के उसको रिमूव या एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्या हुआ, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन हो गया बॉडी का। ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है, प्रोटेक्शन की। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आगे टाइम जैसे जैसे टॉपिक एक्सटेंड करेगा हम आपको बताते जाएंगे। तीसरा काम है इसका रेगुलेशन। अब रेगुलेशन कैसे है, थोड़ा सोचिए। रेगुलेशन कैसे होगा, फंक्शन, पहला काम ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैस का हो गया, उसी तरीके से प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा काम। तीसरा काम होता है रेगुलेशन। एक वर्ड होता है होम्योस्टेसिस, कहीं सुना आपने, कहीं सुना पड़ा है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक वर्ड है जिसका जो एक प्रोसेस है, किस चीज की, सेल्फ रेगुलेशन। मतलब कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म, सेल्फ रेगुलेशन किसका, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन का काम करता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ रेगुलेशन जो प्रोसेस होती है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब सेल्फ रेगुलेशन किस में, किस चीज के, किसके बीच में, ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। बैलेंस, ठीक है, बैलेंस किस किस चीज में, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनमें खुद का सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो बॉडी की सेल्स होती है उनका जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक बैलेंसिंग और एक इक्विलिब्रियम जो सेट करता है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। समझ में, सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। ये दूसरी चीज, ये क्या होता है, ये कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है कि बस ये हो गया वो वैसे ही रहेगा। कि जैसे ठंडी के अंदर कपड़े पहनने हैं तो उससे क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है,
हीट का प्रोडक्शन नहीं, सॉरी, हीट का स्टोरेज होता है, या जो कंडक्शन होता है हीट का बाहर, वो नहीं हो पाता है। अब ठंडी के अंदर ही ना होगा, उसमें कुछ तो हमारे कपड़ों का काम है, कुछ हमारे जो ये गूजबम्स और ये जो रोम छिद्र होते हैं इनका काम है। ये क्या होता है, यही होम्योस्टेसिस है। मान लो किस वो सब प्रोसेस बॉडी करने लग जाती है जिससे कि हीट का लॉस ना हो, ठीक है, हीट का लॉस ना हो। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब हीट को हमें रिजर्व करना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर बहुत ठंडी है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो अंदर अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो बाहर की तरफ डिफ्यूज करेगा। तो उसी को कौन बैलेंस करता है, उसको रोकता है। हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे रोम छिद्र का मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या करती है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंसिंग का काम करती है। मतलब कि वो जो हीट लॉस है उसको प्रिवेंट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। किसमें हो रहा है, जिंदा ऑर्गेनिज्म में। दूसरी चीज कौन सी प्रोसेस है, सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस। इसमें कोई बाहर का कोई फैक्टर काम करवाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो रेगुलेटेड। जितना मतलब माइल्ड सी ठंडी है तो ये काम करेगा, ज्यादा में फिर आपको अपने मीजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस है टिल एन एक्सटेंट, मतलब एक सीमा तक, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होम्योस्टेसिस के बारे में है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक और काइनेटिक तो आपने देखा होगा, ठीक है। काइनेटिक और डायनेमिक एक ही चीज, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब फिक्स, और काइनेटिक या डायनेमिक मतलब मूवेबल। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल रिजिड है, रिजिड नहीं है, ये एडजस्टेबल है, फिक्सेबल है। बात ही हमने एडजस्टमेंट की है ना, यहाँ पे एडजस्टमेंट वर्ड आता है, या अच्छे से समझिए, यहाँ एडजस्टमेंट लिखूंगा, ठीक है। एडजस्टमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है उसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। बहुत जगह आपका ये वर्ड आएगा, मेडिकल साइंस की अगर स्टडी कर रहे हैं आप, कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस आपको बार बार देखने को मिलेगा। अगर ये डेफिनेशन याद होगी कहीं भी आप मात नहीं खाएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और ये क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस होती है। किसमें होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। समझ में आई चीज। चलिए अब हम बात करें, ये मैंने आपको होम्योस्टेसिस बताया। अब रेगुलेशन कैसे होता है, बात हम फंक्शन करते हैं, ब्लड का फंक्शन है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन कैसे होता है हमें वो देखना है। रेगुलेशन अब इसी के बीच में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक तो बताया पीएच, पीएच का जो रेंज ऑफ कंपनसेशन बताया था ना आपको, पीएच बैलेंस, पीएच बैलेंस। पीएच किस किसका, एसिड और बेस का। एसिड और बेस के बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है उसी को तो बैलेंस करती है बॉडी, कंपनसेशन होता है ब्लड। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी का हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस बैलेंस। कौन करता है, ब्लड। किसके थ्रू, जैसे बफर सिस्टम हो गया, ठीक है, बाइकार्बोनेट सिस्टम्स हो गया, ऐसे। तो वो रेगुलेशन किसका काम है, बाइकार्बोनेट लाके कौन डालेगा, ब्लड ही में डालेगा। हाइड्रोजन आयंस को कौन डालेगा, ब्लड ही डालेगा। तो वो काम किसका है, ब्लड का। तो एक तरीके से रेगुलेशन बाय एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा काम करता है वाटर बैलेंस। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। वाटर बैलेंस रेगुलेशन किस तरीके से, किस प्रोसेस से करता है, वाटर बैलेंस। मान लो बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो गया, ठीक है, फ्लूइड कम हो गया तो ऑब्वियस सी चीज है कि बीपी थोड़ा सा ड्रॉप करेगा। अब क्या करेगा, बॉडी ऑटोमेटिक अपना प्रोसेस उसका फिक्स है, रेगुलेट कैसे करेगा, वो किडनी को मैसेज दे देगा, या किडनी तक ब्लड की जो सप्लाई होती है वो या तो डिक्रीज कर देगा, या फिर किडनी को बोलेगा कि भैया आप ज्यादा यूरिन बाहर मत निकालिए। यूरिन क्या है, एक तरीके से फ्लूइड ही है। अगर यूरिन कम निकलेगा, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन बाद में सब बताऊंगा बाद में। अभी इतना समझिए कि वाटर बैलेंस किसका, मतलब वाटर बैलेंस भी एक रेगुलेशन प्रोसेस है जो कौन करता है, किसके द्वारा होती है, ब्लड के द्वारा, ठीक है। इसी तरीके तीसरा है बॉडी का टेम्परेचर। मैंने बताया आपको बॉडी टेम्परेचर, तो ये पूरा प्रोसेस बताया कि ठंडी के अंदर रोम छिद्र का बंद होना खुलना, हीट लॉस को रोकना है, हीट को कंजर्व करना, वो सब क्या, वो भी किस पर आता है, रेगुलेशन आता है। तो यहाँ ही लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर रेगुलेशन। मैंने इसके 3 एग्जांपल दिए रेगुलेशन के, टेम्परेचर रेगुलेशन, एसिड बेस बैलेंस और वाटर बैलेंस, ठीक है। इतना हमने तीनों फंक्शन, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अभी उसको समराइज करेंगे बाद में। आफ्टर दिस फंक्शन हो गया, अब फंक्शन के बारे में हम चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका बाद में पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया जाएगा।
कंफ्यूज मत करिएगा कंपोनेंट और कंपोजिशन या पोर्शन में। जो मैंने आपको बताया था पोर्शन वो चीज है कि ब्लड की वजह से बॉडी में कितना परसेंटेज आ रहा है, वो है पोर्शन। ठीक है, ये है, ये मतलब उसको कंट्रीब्यूशन बोला था, कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन। और ये है कंपोनेंट्स, मतलब ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनसे मिलकर ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। बोला था ना कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और टिश्यू क्यों बोला था, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स की सेल थी इसमें। अब उन्हीं सेल्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स मतलब ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती है या किन किन चीजों से मिलकर ब्लड बना होता है, या क्या क्या चीजें ब्लड में होती है जिससे हम इसको ब्लड बोलते हैं। चलिए कंपोनेंट्स में अगर हम देखें, दो कंपार्टमेंट में हम इसको बांट सकते हैं। एक होता है 45%, ठीक है, अभी एक फिगर याद करिए। एक होता है 55%, ठीक है। ये होता है लिक्विड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन, ठीक है, तरल फ्लूइड, मतलब ब्लड की बात करूं, ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है 55% और ब्लड का सॉलिड पोर्शन, इसको हम बोल सकते हैं सॉलिड पोर्शन होता है 45%। इसको हम एक मेडिकल टर्म और भी बोल सकते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कंफ्यूज नहीं करेगा, फॉर्म्ड मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ब्लड बना होता है, ठीक है, या जिनसे मिलकर जैसे यहाँ ब्लड बना होता है, उनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आएंगे, ठीक है, बताते हैं। सॉलिड कंपोज जो लिक्विड है वो ऑब्वियसली 55% है, उसके बाद में बहुत सारे इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बाद में बताऊंगा जैसे जितना आगे प्रोसीड करेंगे। अभी इतना याद रखिए, 45% लिक्विड सॉलिड होता है, 55% लिक्विड होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब सॉलिड के अंदर क्या क्या आता है, सॉलिड के अंदर सेल्स आती है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट, सॉलिड या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। कितना परसेंटेज था, 45%। अब इस ध्यान से देखिएगा, 45% का भी दो पोर्शन होता है, या एक समझने के लिए हमने इसको दो तरीके से समझने के लिए कैटेगराइज कर रखा है। एक होता है 99% पोर्शन, या यूं कहें मोर देन 99%, 99% से भी ज्यादा। एक होता है लेस देन 1%, ठीक है। मोर देन 99% जो सेल्स होती है, कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं क्यों, किसको बोलते हैं, मतलब कौन सी सेल्स पाई जाती होंगी मोर देन 99%, मोर देन 99%। ब्लड में तो WBC होती है, लेकिन ब्लड कभी व्हाइट दिखता है नहीं, रेड क्यों दिखता है, सोचिए रेड क्यों दिखता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें मोर देन 99% रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है। क्या पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC। मोर देन 99% जितनी ब्लड के अंदर जितना भी सॉलिड कंपार्टमेंट होता है, उसका मोर देन 99% क्या होता है, RBC, ठीक है। अब और जो लेस देन 1% होता है, उसमें क्या क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स। पूरा टॉपिक बाद में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा सभी सेल्स के बारे में। अभी बस आप ये देखिए कि कुछ कंपार्टमेंट इसका क्या क्या किस तरीके से हमने इसको कंपोनेंट्स या कंपोजिशन इसका है, ठीक है। मोर देन 99% RBC होती है। दिस इज द रीजन कि ब्लड रेड दिखता है या ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में मेजोरिटी पाई जाती है। लेस देन 1% पोर्शन क्या होता है, WBC और प्लेटलेट्स। अब हम यहीं पे इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिजिट्स या फिगर्स या नंबर्स कितना होता है। तो RBC का एग्जैक्ट जो फिगर होता है उसको याद नहीं करके आप इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा या इसको याद करने की कोशिश करिएगा, याद करने के लिए इजी रहेगा। 45 to 55 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। 45 टू मतलब 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। लिटरेचर बुक्स में इसको डिजिट दिया गया 4.8
मिलियन से 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। और मैं कहूँगा कि इसको ना याद करके आप इसको याद रखिए, ठीक है, आसान रहेगा ये, ठीक। अब ये देखिए मिलियंस में, मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियंस में सेल्स है, ठीक है। 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। अब उतना ही देखिए, इसलिए मोर देन 99%। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का क्या फिगर होगा, कुछ आइडिया है आपको? बताता हूँ। 4000 सेल्स मात्र से लेकर 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। ये कहाँ मिलियंस में है, वो कहाँ टोटल सेल्स में, तो कहाँ प्रोवाइड दीजिएगा? प्लेटलेट्स का फिगर होता है 5 लाख, एक यानी 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख सेल्स यूनिट्स ऑफ पीस एम माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में इतनी डब्ल्यूबीसी होती है, इतनी प्लेटलेट्स होती है, इतनी आरबीसी होती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक डिजिट देखो छोटा सा हो। आरबीसी कितनी है? 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? मात्र 4000 से लेकर 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। और प्लेटलेट्स कितनी है? प्लेटलेट्स कितनी है? 1.5 लाख टू 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। ये इसका, अब देखिए 45 लाख 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, इतनी सारी आरबीसी है, तो मतलब मेजरली कंपोजिशन तो यही लेके बैठ गया। मोर देन 99% तो आरबीसी ने कवर कर लिया, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? मोर देन 99% पोर्शन ऑफ सॉलिड कंपोजिशन किसका है? आरबीसी का। लेस देन 1% सारे 2 सेल्स आती है, डब्ल्यूबीसी को उसी में आती है, प्लेटलेट्स भी उसी में आती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। ये डिजिटल का वजन है, ये चीज आपको याद रखनी है या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरीके से बताता जा रहा हूँ, इसको ग्रेस्प करते रहिए आराम से, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये हो गया कंपोनेंट्स। रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड, उसके बाद में पोर्शन या कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इन टोटल बॉडी, उसके बाद में हमने बात की थी पीएच की, उसके बाद हमने बात की थी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड की, उसके बाद में हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ द ब्लड की, उसके बाद में हमने बात की कंपोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड की, ठीक है। इतना समझ में आया? आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से रिवीजन करिएगा इसका एक बार। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा है, कोई भी किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी प्रोफेशन में आप स्टडी कर रहे हैं, टारगेट एक ही है कि आपको कंटेंट आप तक डिलीवर होना चाहिए आपके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में बेस्ट विशेष, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।